नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में आज बहुत कुछ स्पेशल है, बहुत कुछ आज डिकोड करना है और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जो बिहार की राजनीति में पैदा हुई है उस पर एक गहन चर्चा के लिए ऋषि मिश्रा जी के पास हम सीधे चलते हैं। आज सीधे ऋषि मिश्रा जी के पास। आज का दिन ऋषि मिश्रा जी का दिन है और ऋषि मिश्रा जी ने आज के दिन जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में चल रहा है कल से घटनाक्रम, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जिस प्रकार से बढ़ती उम्र में क्या क्या छोड़ देना चाहिए इसकी सलाह दी जा रही है, वो सलाह कितनी काम की है और उस सलाह के पीछे क्या दिल्ली में हुई मेल मुलाकातों का दौर है। ऋषि जी, आज ज्यादा भूमिका नहीं, सीधे हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि दिल्ली में हुई मेल मुलाकातों का भी असर है और तंत्र मंत्र की बातें भी सामने आ रही है। अपुष्ट सूत्रों के हवाले से तंत्र मंत्र की बातें भी सामने आ रही है कि तंत्र साधना, राजनीति और तंत्र साधना का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। ललित नारायण मिश्र के बारे में ये बात कही जाती थी, इंदिरा गांधी के बारे में बात कही जाती थी और अब बिहार की राजनीति में भी तंत्र साधना की एंट्री हो गई है। एक नाम आपने छोड़ दिया, पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रा स्वामी के जो रिश्ते थे उसको भी इससे जोड़ के देख सकते हैं। हालांकि अशोक चौधरी का जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस का रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बयान दिल्ली यात्रा के बाद ही अशोक चौधरी है या कौन है, मुझे नहीं पता कि तंत्र साधना कौन करा रहा है, वो आप जानिए। ठीक है, देखिए ये जो बयान आए हैं, ये जो बयान जो कविता के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जो अशोक चौधरी ने एक तरह से हमला बोला है, यूं ही हमला नहीं बोला है। आप दिल्ली उनके देखिए, दिल्ली यात्रा के बाद इस प्रकार का बयान आना और ये कहना कि मुंबई से किसी मित्र ने भेजा था और शेयर कर दिया। और आप जानते हैं कि आपके जो लीडर हैं, जिसको आप मानस पिता कहते हैं, कि एक उम्र के पड़ाव में है और वो एक उम्र को लेकर हमेशा चर्चा होता है कि नीतीश कुमार इस उम्र के पड़ाव में है, हर डिसीजन खुद से नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार की भूमिका बिहार की राजनीति में पहले से गढ़ी जा रही है विपक्ष द्वारा। ऐसे परिस्थिति में उम्र के हवाला देते हुए किसी पे हमला बोलना और डायरेक्ट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे। आप देखिए, डिफेंड में आप जो कुछ भी कहें, और देखिए कितना ये इस बात को जेडीयू ने सीरियस लिया कि जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने इस पर तुरंत बिना समय लिए हुए उन्होंने तुरंत इस पे अशोक चौधरी के बयान पे उन्होंने प्रहार किया। और उसके बाद देखिए सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट देखिए कि ये ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने के बाद नीरज सिंह का बयान आता है, नीरज कुमार का बयान आता है, नीरज कुमार के बयान के बाद आनंद फानंद में मुख्यमंत्री तलब करते हैं और मुख्यमंत्री आवास में आवास अशोक चौधरी जाते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है, इसका कोई मतलब, क्योंकि नीतीश कुमार और अशोक चौधरी रहे होंगे, तीसरा तो कोई व्यक्ति रहा नहीं होगा, लेकिन जो हमारे सोर्स कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इस डेवलपमेंट को लेकर बहुत ही नाराजगी व्यक्त की अशोक चौधरी के सामने में कि क्या आप उजुल बुजुल बयान देते रहते हैं। और ये बाद में आके आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर आके उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे मानस पुत्र हैं, मानस पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। तो भाई भैया, पुत्र, आप पुत्र हैं, वो पिता हैं, तो ये कैसे कलयुगी पुत्र हैं कि आप पिता पे हमला बोल रहे हैं, पिता के उम्र का हवाला दे रहे हैं। आप एक ऐसे सलाह दे रहे हैं कि पिता का उम्र हो गया, आप राजनीति से इस्तीफा दे दीजिए। हालांकि भारतीय राजनीति में कई ऐसे मौके आपने देखा होगा कि पुत्र ने पिता को राजनीति में गच्चा दिया है। चंद्रबाबू नायडू और ये इनका एनटी रामाराव का आपने देखा होगा, वो फादर इन लॉ थे, वो फादर इन लॉ थे, ये सन इन लॉ थे। मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी कैसे ली थी, बताइए पूरा घटनाक्रम। बिल्कुल, वसुंधरा, ये विजयराज सिंधिया और माधवराव सिंधिया का क्या रिलेशन रहा है। तो एक तरफ आप अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानस पिता कहते हैं, दूसरी तरफ कविता के माध्यम से आप उन पे हमला बोलते हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसके पीछे कहीं न कहीं स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखा गया। हालांकि
ये इस बात को भी मैं कह दूं, अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, जो एक कयास 9 लगाया जा अगस्त रहा है को कि हुई है। नहीं, 9 अगस्त को उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है, वो फोटो उनके ट्विटर पे मौजूद है। नहीं, इस यात्रा में अमित इस शाह से यात्रा में मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों ने वीडियो में, पूर्व के वीडियो में चर्चा किया है। कोई एक ऐसे व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा मैं, जी, जो बड़े संवैधानिक पद पे रहे हैं, देश के सर्वोच्च पद पे रहे हैं, लेकिन इन दिनों मैसेंजर का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 3-4 बड़े लोगों, बीजेपी के बड़े लोगों से जो मुलाकात हुई है, उसी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको इंडिकेशन मिला है। और मैं एक बात कह दूं, नीतीश कुमार कोई हल्के नेता नहीं है कि आपने कुछ कहा और तुरंत कार्रवाई कर दिया। कार्रवाई तो दिख भी रही है। इस बयान से पहले भी वो जो राज्य कार्यकारिणी का आपने सूची देखा, उसमें अशोक चौधरी जी का नाम नहीं था। तो ये गाहे बगाहे बेचारे किताब लिख के तमाम ऐसे चीजों से नीतीश कुमार को मनाने का प्रयास किए, नहीं हुआ। दिल्ली यात्रा पे थे, किससे बात हुई, किसने इशारा किया, किसने समझाया कि भाई कविता के माध्यम से आपको हमला बोलना है, ये पर्दे के पीछे का खेल है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जेडीयू में सब कुछ सामान्य नहीं है। अशोक चौधरी का बयान और बयान के तुरंत बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का अशोक चौधरी पर एक तरह से तीखा हमला, ये कहीं ना कहीं ये बतलाता है कि जेडीयू में सब कुछ सामान्य नहीं है। अभिषेक जी। जी ऋषि जी, इसी से जुड़ा हुआ घटनाक्रम और देखिए। कल बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से, जैसा मुझे बताया गया कि बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अचानक केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पटना पहुंचे और 28 तारीख को जेपी नड्डा पटना पहुंच रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब कोई आईजीआईएमएस में प्रोग्राम नहीं है, वो स्वास्थ्य मंत्री की भी जिम्मेदारी है। अब ये मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अतिरिक्त प्रभार में है या स्वास्थ्य मंत्री वो मंत्रालय वो अतिरिक्त प्रभार में देख रहे हैं, वो नड्डा साहब ही जाने। और खैर छोड़िए, जो भी जिम्मेदारी उनकी हो, मूल प्रभार या अतिरिक्त प्रभार। पिछली बार आए थे तो मूल प्रभार में भाजपा कार्य, बतौर भाजपा अध्यक्ष भाजपा कार्यालय गए थे, और अतिरिक्त प्रभार या मूल प्रभार जो भी हो उसमें आईजीआईएमएस भी गए थे स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यक्रम में। सवाल ये उठता है कि इस बार तो आ रहे हैं, भाजपा कार्यालय जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई कार्यक्रम नहीं है, और बिहार एनडीए का राजनीतिक स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। भाजपा के साथ नजदीकी संबंधों के हिमायती माने जाने वाले अशोक चौधरी नीतीश कुमार की गुड बुक से अब ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो बाहर हो चुके हैं। आज मेरी कई लोगों से जनता दल यूनाइटेड के अंदर बात हुई है, कई लोगों से बात हुई है, और ये बात साफ साफ सामने आ रही है, टॉप लेवल के लोगों से बात हुई है, और ये साफ साफ बात सामने आ रही है कि अब जेडीयू के पावर इक्वेशन में मनीष वर्मा आ रहे हैं। अब जेडीयू के पावर इक्वेशन में सरयू राय भी आ रहे हैं, और विजय चौधरी वशिष्ठ नारायण सिंह यथावत बने रहेंगे। विजेंद्र चौधरी भी, वो विजेंद्र यादव वो भी यथावत बने रहेंगे। मतलब एंटी भाजपा कैंप के लोग यथावत बने रहेंगे। वहीं ललन सिंह पटना पहुंचे कल, इसके दो मायने निकाले जा रहे हैं। पहला ये कि ललन सिंह जिस परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए गए, उस परिस्थिति में अशोक चौधरी के साथ विवाद की एक खबर चल रही थी। तो एक खबर ये चल रही है कि अशोक चौधरी के साथ ये हो रहा है तो ललन सिंह कैंप का ये मानना है कि बढ़िया हुआ, ठीक हो रहा है। लेकिन इसके उल्टी खबर भी चल रही है कि अशोक चौधरी और ललन सिंह अब हाथ मिला चुके हैं और डैमेज कंट्रोल के लिए आनंद फानन में ललन सिंह पटना पहुंचे हैं। दोनों एक दूसरे की विरोधाभासी खबरें हैं। क्या है वास्तविकता, माजरा क्या है ऋषि जी? आप तो सीधे सीधे टॉप लेवल से टच में रहते हैं। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो जेपी नड्डा का इस सितंबर माह में ये दूसरी यात्रा होगा। तो भारत के हिंदुस्तान के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक माह में किसी राज्य में ये दूसरा दौरा है, वो भी उसके विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप इसका संकेत ये है कि जो गठबंधन है उसमें सब कुछ सामान्य नहीं, और उसके पीछे तर्क है, कारण है। आप देखिए, जो भी, चाहे वो बीजेपी कोटे से संबंधित विभाग का कार्यक्रम हो तो उसमें जेडीयू के नेता नहीं जा रहे हैं जी, ठीक है, या जिस प्रोग्राम को माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता कर रहे हैं उस और विभाग जो है बीजेपी कोटे का है, जैसे पर्यटन विभाग का ले लीजिए,
या पथ निर्माण विभाग का ले लीजिए, आपने कुछ दिनों पहले देखा, 19 सितंबर को देखा, उसमें दोनों मुख्यमंत्री नहीं थे। सामान्य प्रशासन की जो बैठक हुई, सामान्य प्रशासन की जो बैठक हुई, ठीक है, उसमें एडीजी नहीं होंगे, तो सामान्य प्रशासन की बैठक है, लेकिन दोनों डीपीसीएम नहीं थे जी। तो ये कहीं ना कहीं जो एक मुझे लगता है कन्फ्लिक्ट है गठबंधन में, जेडीयू बीजेपी के बीच में, और इसका रिफ्लेक्शन है कि तमाम जो बैठकें हो रही हैं विभाग का, मंत्रालय का, उसमें एक दूसरे गठबंधन के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो शामिल नहीं हो रहे हैं जी। और जेपी नड्डा एक बड़े शख्सियत हैं, भाजपा जैसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनका एक ही माह में 2 बार कार्यक्रम बनना, वो भी जब हरियाणा में चुनाव हो, वो भी जब जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हो, जी, तो कहीं ना कहीं मायने हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब ललन सिंह अध्यक्ष थे उस समय अशोक चौधरी से संबंध इनके अच्छे नहीं थे। संबंध क्यों नहीं अच्छे थे आप जानते हैं। अशोक चौधरी उस समय किस जिले के प्रभारी थे, उनको तुरंत वहां से हटाया गया। जहानाबाद और सीतामढ़ी का उनको प्रभारी बनाया गया। आपने देखा बरबीघा विधानसभा को लेकर किस प्रकार से ललन सिंह और अशोक चौधरी में तू मैं हुआ जेडीयू कार्यालय में। अब जो इक्वेशन बदले हैं, ललन सिंह हटे हैं, नीतीश कुमार अध्यक्ष बने, उसके बाद एनडीए सत्ता में आती है फिर से, उसमें और उस मोदी कैबिनेट में ललन सिंह को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब ललन सिंह जो है मोदी दरबार में अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। किसके तुलना में? संजय झा के तुलना में। और इधर देखिए समस्तीपुर में किनकी बेटी चुनी जाती है लोकसभा में? अशोक चौधरी की बेटी चुनी जाती है। और विजय चौधरी, अशोक चौधरी लोजपा के टिकट पे। और विजय चौधरी का भी जो संसदीय जो गृह जिला है समस्तीपुर है, वहीं से वो चुने, सरायगंज विधानसभा है उनका, वहां से वो चुन के आते हैं। और अशोक चौधरी जैसे बड़े नेता की पुत्री का वहां से चुनाव जीत के आती है लोकसभा का, तो निश्चित ही है अशोक चौधरी का इंटरफेयर बढ़ेगा। तो अशोक चौधरी, विजय चौधरी का भी क्वेश्चन खराब हो गया। तो जेडीयू में 2-3 ऐसे गुट हैं, एक विजय चौधरी, संजय झा का, ये उमेश कुशवाहा का, और एक ललन सिंह, इनका क्या कहते हैं, अशोक चौधरी का। और आपने देखा भी होगा कि इन दिनों कई बार ललन सिंह का और अशोक चौधरी का पटना से लेकर दिल्ली तक कई बार मुलाकात हुआ है, जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे पहले जी। तो इक्वेशन देखिए, जेडीयू में भी कई गुट हैं। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार मुझे किसी ने मजे बताया, हुए नेता है, समय पे एक्शन लेते हैं। जी, आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल है, मुझसे कई लोगों ने पूछा, हालांकि मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, हाँ, लेकिन इतना जानकारी है कि जो पैरट होते हैं, तोते, कुछ इंपोर्टेड ब्रीड है तोतों की, जिसको पालने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अशोक चौधरी ने, कहा जाता है कि उसी इंपोर्टेड ब्रीड में से, उसी तरह के ब्रीड जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, एक तोता पाल रखा है। देखिए एक बात मैं क्या आपको लाइसेंस बताऊं, भी है जो अशोक चौधरी ने लिया है उसके लिए? इस तरह की बातें मैंने सुनी है। देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, आपसे, आपके सवाल से इतर मैं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, उसको ध्यान सुनिएगा। नीतीश कुमार से जुड़े हुए नेता, चाहे अभी नीतीश कुमार के साथ हैं या नहीं है, या पूर्व में उनके सहयोगी रहे हों, अब सभी नीतीश कुमार को एक तरह से घेरना चाहते हैं। अब कल उपेंद्र कुशवाहा का ही बयान आया है, क्या बयान आया? हाँ, बड़ा आश्चर्यजनक है। नहीं, एक तो उन्होंने अशोक चौधरी ने जो बयान दिया उस पर निशाना साधा। दूसरा भी महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार को इतिहास याद रखेगा। ऐसे बयान कब दिए जाते हैं? इतिहास याद रखेगा। ये उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए काम किया है, इतिहास याद रखेगा। क्या चाहते हैं आप अशोक चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा? नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस को हड़पना चाहते हैं आप? इसमें एक टेक्निकल पहलू मैं दर्शकों को बता दूं, तब आप आगे बोलिएगा ऋषि जी। जी, दर्शकों के लिए बता देना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा निर्दलीय सांसद नहीं है। पहली बात, पप्पू यादव की तरह नहीं है निर्दलीय, वो अपनी पार्टी के सिंबल पे गए हैं।
निर्दलीय सांसद किसी भी दल के सदस्य, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, जहां भी हो, संसद या विधानमंडल के सदस्य, निर्दलीय किसी दल में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा अपने दल के सिंबल पे पहुंचे हैं, तो वो किसी भी दल में अपनी पार्टी का विलय करने के लिए संवैधानिक रूप से उन्हें उन्हें अनुमति प्राप्त है। यदि वो चाहें तो कर सकते हैं। कल का जो बयान है ऋषि जी, इसी परिप्रेक्ष्य में हम जानना चाहेंगे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि लोहा गर्म है? अब बतौर राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय लोक जनता दल के सांसद के तौर पर जो राज्यसभा पहुंचे हैं, क्या एक बार फिर वो जनता दल यूनाइटेड का विधिवत हिस्सा होना चाहते हैं? देखिए, मैं उस बयान को उसी से जोड़कर देख रहा हूँ। एक तरफ आप अशोक चौधरी पर निशाना साध रहे हैं, दूसरी तरफ जो बयान दे रहे हैं वो आप ये दर्शाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंत के मुहाने पे है। ये क्या उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए जो कार्य किया है, देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो है ना, मजे हुए नेता है, तम मिहीन, जो कहते हैं ना गांव के भाषा में, कि ये आदमी बहुत महीन है, मतलब बहुत ही चालाक आदमी है। एक तरफ उन्होंने ये दर्शा दिया कि देखिए ये जो बयान दिए हैं उससे हम दुखी हैं, हमारे चाहे हमारे संबंध कभी अच्छे रहे हो खराब रहे हो, लेकिन हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े भाई हैं अशोक चौधरी, इन्होंने ऐसे कैसे कहा। दूसरी तरफ उन्होंने अशोक चौधरी से भी बड़ा बयान दे दिया कि बिहार के लिए जो नीतीश कुमार ने किया है उसको इतिहास याद रखेगा। भैया ये बयान कब दिया जाता है? आप उसके दिन उनके रात वारिस बनना बिहार के चाहते बारे हैं? में सोचते हैं, ये भी कहा है कि नीतीश कुमार तो दिन रात बिहार के बारे में सोचते हैं। नहीं, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, इतिहास कब याद किया जाता है। हम आप आपके लिए कब कहेंगे कि पत्रकारिता में अभिषेक जी ने बहुत बड़ा काम किया, आप रिटायर करने जाए, रिटायर करेंगे तब ना मैं ऐसा आपके रिटायरमेंट के फंक्शन में ऐसा भाषण दूंगा। दूसरी तरफ मैं अशोक चौधरी हूँ, संजय झा हूँ, इधर ललन सिंह हो, तमाम ऐसे नेता डेवलप हो गए हैं जेडीयू में जो नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस को संभालना चाहते हैं। अशोक चौधरी के बयान आप यूं ही नहीं समझिए। किसी की इतनी औकात नहीं है कि जेडीयू में रहते हुए ऐसे बयान दे, और किसी व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया है कि उसके पीछे समझ आइए पर्दे के पीछे बागडोर किसी और के हाथ में। किसी ने अशोक चौधरी को भरोसा दिलाया है कि आप आगे बढ़िए, पीछे से हम हैं। जैसे नीतीश कुमार, कौन लोग हैं? जैसे नीतीश कुमार अपने ही पार्टी में पूर्व में कई नेताओं को भरोसा दिया कि हमारे बाद आप ही हैं, ऐसा ही मुझे कोई अदृश्य ताकत लग रहा है कि अशोक चौधरी को भरोसा दिया है। आप आगे तो बढ़िए, शुरुआत तो कीजिए। जो गांव घर में होता है ना, कोई लड़ाई हुआ तो आप 5 आदमी से मदद मांगने जाएंगे तो बुद्धिजीवी आदमी कहेंगे आप तो आगे तो बढ़िए, पीछे से तो हम तो है ही। जी नहीं, लेकिन ऋषि जी एक बात बताइए, मुझे लगता है कि अशोक चौधरी को जिन्होंने भी जिस अदृश्य ताकत ने समझाया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अशोक चौधरी से गलती हो गई है, और इसका आने वाले दिनों में उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी ऋषि जी, शोले फिल्म देखे होंगे, सभी ने देखी होगी, हमारे दर्शकों ने। सांबा और सॉरी ये जय और वीरू बुलाए जाते हैं, और जय और वीरू के पीछे हाथ होता है ठाकुर बलदेव सिंह का। हाथ भले कटे हुए हैं लेकिन ठाकुर साहब का हाथ होता है। तो इनके पीछे, अशोक चौधरी के पीछे कोई हाथ कटे हुए ठाकुर है या पूरे हाथ पैर वाले ठाकुर है? ये बताइए हमारे दर्शकों को। थोड़े कहे को ज्यादा आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत है नहीं है, लेकिन अशोक चौधरी, देखिए अशोक चौधरी कोई इतने मास लीडर नहीं है या इतने बड़े मैनेजमेंट वाले नेता नहीं है जी। और दिल्ली यात्रा के बाद ऐसे बयान, वो भी अपने मानस पिता के विरुद्ध, जी। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कई पत्रकार अशोक चौधरी को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, और मेरा एक काम नहीं है कि जो किसी नेता को डिफेंड करें। जो हकीकत है, जो पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरी है, वो दर्शकों को के सामने लाने की जिम्मेवारी ईमानदार पत्रकारों को होती है। अशोक चौधरी ने यूं ही बयान नहीं दिया है, तब जब अशोक नीतीश कुमार की उम्र और नीतीश कुमार की जो राजनीतिक परख है, समझ है, उसको लेकर विपक्ष एक नैरेटिव बना रही है, और उस परिस्थिति में, उस टाइमिंग में इस प्रकार का ट्वीट आना, कविता के माध्यम से उम्र के पड़ाव को लेकर हमला बोलना, कहीं ना कहीं बागडोर ये दर्शाती है कि अदृश्य ताकतों के हाथों में अशोक चौधरी का बागडोर है। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक घटनाक्रम इसमें और है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। पूरा घटनाक्रम सुनिएगा। मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह और वीआईपी पार्टी के नेता,
मुकेश सहनी के बारे में बहुत चर्चा है कि वो एनडीए में आ सकते हैं। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा 20 सितंबर 2024 को, यानी आज से 5 दिन पहले, मुकेश सहनी को नीतीश कुमार की कैबिनेट ने देने का फैसला किया। आपने पढ़ा होगा वो खबर कि Y+ कैटेगरी नीतीश सरकार ने मुकेश सहनी को दी है। इससे इस चर्चा को और बल मिला कि वो एनडीए में आ रहे हैं। बिहार में मुकेश सहनी और उत्तर प्रदेश में संजय निषाद, कहा जाता है कि ये भाजपा के चाणक्य के बड़े बड़े करीब हैं। मुकेश सहनी किसी भी खेमे में रहते हैं तो ईडी उन तक नहीं पहुंचती है, आपने देखा होगा। जी ऋषि जी, तो मुकेश सहनी का कल बयान आता है, मतलब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा ग्रांट किए जाने के 4 दिन बाद बयान आता है कि अशोक चौधरी ने बिल्कुल सही कहा है, अब हमारे जैसे उम्र के नौजवानों को नीतीश जी को सत्ता सौंप देनी चाहिए। बढ़ती उम्र वाला जो ट्वीट उनका था, उस पर अशोक चौधरी का खुलेआम समर्थन करते हुए मुकेश सहनी करते हैं। क्या आपको लगता है कि बकायदा एनडीए में जो लोग लाए जा रहे हैं या जो लोग पहले से हैं, उन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड में एक विभीषण की तलाश की जा रही है? देखिए, माहौल बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार उस उम्र के पड़ाव में चले गए हैं जहां इनको मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए, जैसे बीजेपी का परंपरा है। अब जिस नेता को साइड लाइन करना है कि उम्र का एक पड़ाव नीतीश जी से तो उम्र में 6 महीने बड़े नरेंद्र मोदी हैं मार्गदर्शक मंडल में। अरे भैया, जब इस उम्र में तो आडवाणी को आपने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। जिस उम्र में अभी मोदी जी हैं, उसी उम्र में मैं समझता हूँ कि उसी उम्र के 1-2 साल या इधर उधर रहे होंगे आडवाणी, उनको आपने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। तो ये जो बिहार में एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि नीतीश से अब जो है कामकाज और बिहार का शासन प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल पा रही है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। और मुकेश सहनी का बयान मैं उसी से जोड़ कर देखता हूँ। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा इस चीज का विरोध करते हैं, लेकिन डायरेक्ट रूप से वो भी नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। दूसरी तरफ मुकेश सहनी का इस अशोक चौधरी के बयान को इंडोर्स करना। जी, तो आगे आने वाले दिनों में आपको मुकेश सहनी जैसे बयान और देखने को मिलेंगे, जिनके बागडोर दिल्ली के हाथों में। आपने बिल्कुल संजय निषाद का नाम सही लिया। संजय निषाद मेरे साथ थे एक प्रोग्राम में आज से कुछ दिनों पहले ही। जब मैंने कहा ये तो दिल्ली दरबार के आदमी है, तो वो खुद हंसने लगे। हम बोले दिल्ली दरबार इनको गोरखपुर में इसलिए प्लांट किया हुआ है ताकि जो मठ में जो संत बैठे हैं, मठ में जो बाबा बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको बैलेंस किया जाए। क्योंकि गोरखपुर के राजनीति में निषादों की क्या भूमिका है ये भी आप जानते हैं। उपचुनाव में निषादों ने ही बीजेपी कैंडिडेट को हराया था। जी, तो इस प्रकार के प्लेयर हर राज्य में होते हैं, और खासकर जो बड़ी पार्टी के जो चाणक्य होते हैं। कभी कांग्रेस में अहमद पटेल हुआ करते थे, और बीजेपी में कौन है आप जानते हैं। तो नो डाउट मुझे लगता है कि एक माहौल बनाया जा रहा है नीतीश कुमार के विरुद्ध कि नीतीश कुमार आप उस उम्र के पड़ाव में पहुंच गए हैं जहां से उनसे अब राजनीति उनकी बस की बात नहीं है। बिहार का शासन प्रशासन चलाना अब उनकी बस की बात नहीं है। नीतीश कुमार को एक सुखद अपने राजनीतिक पारी को सुखद अंत की तरफ ले जाना चाहिए। अच्छा, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। जी ऋषि जी, एक बात बताइए हमको जो थोड़ा समझना है हमें। इस पूरे घटनाक्रम के बीच तेजस्वी यादव का दुबई पहुंच जाना, राजद की तरफ से आमतौर पर विपक्षी दल चुटकी लेता है सत्ताधारी दल के मामले में, लेकिन उधर से चुप्पी साध लेना और दुबई का रास्ता पकड़ लेना, क्या दुबई में पक रहा है? पटना से ज्यादा पटना की सियासत दुबई से पकाई जा रही है क्या? देखिए, तेजस्वी का बयान तो नहीं आया है इस पे, और मैंने सुना भी नहीं है, लेकिन रोहिणी आचार्य का बयान जरूर आया है। रोहिणी आचार्य का बयान आज सुबह ही मैंने देखा ट्विटर पे, एक्स पे। उन्होंने नीतीश कुमार को चाचा कहते हुए संबोधित कर रही थी, और जोरदार हमला बोला है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार के चाचा जी के अधनिष्ठ चाचा के उम्र का हवाला दे के उनको राजनीतिक संन्यास के लिए कह रहे हैं। तो रोहिणी आचार्य ने तो हमला बोली है अपने चाचा पे। लेकिन तेजस्वी यादव, देखिए एक बात तो मान लीजिए, हालांकि राजद में रोहिणी आचार्य को तेजस्वी यादव के गुट का ही माना जाता है,
मीसा भारती और तेज प्रताप एक अलग गुट के हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का बयान नहीं आना। और राजद को आप देखिए, लालू यादव के बाद यदि सर्वे सर्वा कोई पार्टी में है तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव ने डायरेक्टली हमला इसको लेकर नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार के एक पुराने मित्र हैं, कभी पीए रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इन दिनों तेजस्वी चालीसा पढ़ रहे हैं। आप जब आरसीपी सिंह उनके की तरफ इशारा कर रहे हैं, जी सीधे जी बोलिए। आरसीपी सिंह जो है आजकल तेजस्वी चालीसा खूब पढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के उस बयान को उन्होंने बहुत मजम्मत किया, जो उनके 9th फेल और 10th पास नहीं करने को लेकर कहा गया था। उस बयान को लेकर आरसीपी सिंह ने बहुत ही मजम्मत किया और उन्होंने कहा कि राजनीति में यदि जनता का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर शैक्षणिक योग्यता कोई मायने नहीं रखता है। तो ये कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट बताए जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह आने वाले दिनों में राजद में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से भाव मिल नहीं रहा है, नीतीश कुमार उनको पसंद करते नहीं है और राजनीति में प्रासंगिकता अपनी बनाई रखनी है। हालांकि कुछ दिन पहले चर्चा था कि खुद पार्टी बनाएंगे, और राजनीति ऐसी चीज है, एक बार चस्का लग गया तो फिर तो वो सब वहां जाने के बाद ही क्या घाट, कौन घाट कहते हैं, वहां जाने के बाद ही खत्म होता है। जी हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं, सीधा जवाब दीजिएगा। एक जी बोलिए। बहुत माइन्यूट घटनाक्रम पर मैं उसको वॉच कर रहा हूं, देख रहा हूं कि हो क्या रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ संबंधों के धुर विरोधी नेता माने जाते हैं जनता दल यूनाइटेड के अंदर, तो सबसे पहला नाम आता है अशोक चौधरी का, कि वो राजद के साथ संबंधों के बिल्कुल खिलाफ बताए जाते हैं। और ठीक इसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल में जनता दल यूनाइटेड के साथ राजनीतिक गलबहियां करने का धुर विरोधी बताया जाता है सुनील सिंह। दोनों अपनी अपनी पार्टियों में दरकिनार हो चुके हैं, अशोक चौधरी और सुनील सिंह। इसके मायने क्या है? जो चाचा को पसंद नहीं उसे भतीजा ने दरकिनार कर दिया, और जो भतीजे को पसंद नहीं उसे चाचा ने दरकिनार कर दिया। आपने अलजेब्रा में पढ़ा है कॉमन फैक्टर? जी, वो मोदी जी वाला a+b का होल स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab कहां से आएगा, सो नहीं, कॉमन फैक्टर। जैसे a+b का होल स्क्वायर को जब हम करते हैं तो कॉमन फैक्टर निकालते हैं जी। उसी तरह अशोक चौधरी और यदि सुनील सिंह में देखें तो कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों एक नीतीश विरोधी हैं, एक जो है बीजेपी के करीबी हैं। तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो पता चल जाएगा। सॉल्व करके क्या पता लगा रहे हैं आप? अच्छा आप बताइए ना, आप अलजेब्रा पढ़ा है आपने, कॉमन फैक्टर दोनों में। सवाल हम होस्ट की भूमिका में है, आप जवाब देने की भूमिका में है, तो जवाब आप ही दे दीजिए। देखिए एक तो जो है बीजेपी के करीबी, अरे भैया आप तो विद्वान पत्रकार हैं, देश में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अभिषेक कुमार को नहीं जानता होगा? अरे मालिक, तो अशोक चौधरी बीजेपी के करीब हैं, उनको हटा दिया गया। तो इधर से जो बीजेपी के करीब लाने वाले लोग हैं वो इसमें से एक पीलर को हटा दिया गया। इधर जो है नीतीश कुमार को जो राजद से दूर रखते हैं अपने 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 संसदीय शब्दों के बानों से, उनको भी हटा दिया गया है। एक पिलर इधर का झटका, एक पिलर इधर का झटका, तो दोनों नजदीक आएंगे कि नहीं आएंगे? मतलब आज आपने खोल दिया। लेकिन इस पूरे खेल के बीच तंत्र साधना वाली बात का क्या होता है? तंत्र साधना का मतलब क्या होता है? चलते चलते बता दीजिए। अब तंत्र साधना जो है, अब अशोक चौधरी तो पढ़े लिखे हैं, सुनते हैं बहुत, उनके पिता जो हैं उनके पढ़ाई लिखाई में काफी, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्कूल में उनको पढ़ाया लिखाया। अशोक चौधरी विद्वान लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार लोग हैं। पता नहीं ये तंत्र मंत्र में क्यों, मुझे इस प्रकार की जानकारी भी नहीं है। आप कह रहे हैं यदि इस प्रकार के अति में इन्वॉल्व है तो पढ़े लिखे लोगों को भी यदि तंत्र मंत्र पर विश्वास करेंगे, ये तो बहुत हंसी की बात है। एक बात मैं कहूंगा, आपके न्यूज लॉन्चर के ये प्रोग्राम इतना फेमस हो रहा है कि कुछ लोगों ने एक अपना पर्सनल समस्या, कुछ लोगों ने ही, मतलब 4000 कर्मचारियों ने, 4000 कर्मचारी के एक बड़े वर्ग ने हमें एक मैसेज किया, कई लोगों ने हमसे बात किया, तो वो अपना दर्द मर्म आपके साथ साझा करना चाहते हैं। हो सकता है आपके कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री देख रहे हो नीतीश कुमार जी, तो थोड़ा उस पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। मामला बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का है। परिवहन विभाग में एक
अलग से डिपार्टमेंट होता है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, जिनके अंदर में जी सरकारी मालूम है, बसें चलती। BSRTC। 1997 में सभी बिहार राज्य के सभी कर्मचारियों को फिफ्थ पे का लाभ मिला, और 2006 में, यदि मैं करेक्ट हूं तो सिक्स पे का 7th पे, लाभ मिला, 6 पे, हाँ जी। सिक्स पे का। लेकिन इस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको 2015 से इसका लाभ दिया गया। मतलब 2015 से इस फिफ्थ पे और सिक्स पे का जो 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 फायदा मिलना चाहिए वो 2015 से उनको इसका लाभ दिया गया, जबकि वह जो है 1997 से, यदि फिफ्थ पे 1997 में लागू होता है, 97 में लागू होता है, तब से वो हकदार है। और 2006 से सिक्स पे लगता है, 2006 से उस रिकमेंडेशन के वो हकदार हैं। और करीब एक कर्मचारी पे 8 से 10 लाख राज्य सरकार का बकाया है। और जो पटना में जो सुल्तान पैलेस है वो पथ परिवहन निगम का था। जब सुल्तान पैलेस को बेचा गया तो कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के करीब 4000 जो कर्मचारी हैं जिनको ये लाभांश मिलना चाहिए फिफ्थ पे सिक्स पे का, तो ये सुल्तान पैलेस बेच के जो राशि आएंगे वो तमाम कर्मचारी को दिया जाएगा। अब ये संजय अग्रवाल जो हैं, ये कैबिनेट का डिसीजन है। अब ये संजय अग्रवाल जो बिहार के परिवहन सचिव हैं, उन्होंने ये लाभांश देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है। तो मैं संजय अग्रवाल से पूछना चाहता हूं कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है, आप हालांकि आप IAS हैं, आपकी सैलरी कहाँ से बनती है ये सभी लोग जानते हैं। क्या मैं संजय अग्रवाल को कहना चाहूंगा कि आप 3 महीने आप बिना सैलरी के काम करेंगे? उन गरीबों को आप मंत्री तो नहीं कहते हैं। अब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में कौन कौन काम करते हैं? कंडक्टर, बस ड्राइवर, खलासी, जो टिकट काटते हैं, सो अकाउंटेंट, 5-6 पद ही बहुत सीनियर पे होते हैं। डिविजनल अकाउंट अफसर, कैशियर, और ये क्या कहते हैं डिविजनल मैनेजर, यही 4-5 पद सीनियर होते हैं। बाकी ये हमारे जो श्रमजीवी हैं, कंडक्टर हैं, संवाहक हैं, टिकट काटने वाले हैं, ये लोग हैं, और उनके आप खून पसीने के पैसे को आप हड़पना चाहते हैं। तब जब आप कैबिनेट में ये डिसीजन होता है कि सुल्तान पैलेस बेच के जो राशि आएगी, और 97-2006 से जो तमाम कर्मचारी हैं जिनको लाभांश मिलना चाहिए फिफ्थ पे सिक्स और सिक्स पे का, उसको दिया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, सुल्तान पैलेस जहां है वहां पे 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है। आप गरीबों अमीरों का सेवा करेंगे और गरीबों का लूटेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋषि जी, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया। 4,000 कर्मचारी इससे प्रभावित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये संजय अग्रवाल कौन होते हैं? संजय अग्रवाल गरीबों का हक मारने वाले जी। तो मेरा निवेदन है इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए। सरकार में तमाम समाजवादी नेता बस पर चला करते थे, और आजकल तो देखा जाता है कि AC बस में विधायक भर के ले जाए जाते हैं, लेकिन आम जनता तो वही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में जाती है। अब सुल्तान पैलेस जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का था, उसको ढहा कर वहां बोल रहे हैं कि होटल या रिजॉर्ट बनाया जा रहा है। 5 स्टार होटल, 5 स्टार, हाँ 5 स्टार होटल या रिजॉर्ट बनेगा, तभी तो उसमें बस में भर भर के विधायक जाएंगे। जब कभी भी सरकार बनाने के लिए संख्या घटेगी तो रिजॉर्ट में विधायक कैसे जाएंगे? लेकिन जिस बस में भर के विधायक जाएंगे, उस बस को चलाने वाले लोग जो नौकरी करते हैं, उनको 7th पे कमीशन का लाभ और बाकी सुविधाएं जो कैबिनेट का निर्णय है कि उन्हें दिया जाएगा। अरे भैया, 7th पे छोड़ दीजिए, 5th पे और 6th पे का लाभांश नहीं दिया जा रहा, तो 7th पे का कहां से देंगे लोग? 5th और 6th पे का एरियर भी अब तक नहीं दिया जा रहा है। ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस परिस्थिति में एक तरफ जहां राजनीतिक परिस्थितियां उलझी हुई है, वहां बस चलाने वाले और चलवाने वाले कर्मचारी भी, अकाउंटेंट भी अलग से परेशान है। लेकिन देखिए, जनता दल यूनाइटेड का पॉलिटिकल अकाउंट जहां खुद परेशान है, वहां बस वाले अकाउंटेंट को भी नीतीश कुमार ध्यान दे पाएंगे, इसकी गुंजाइश हम तो कम से कम कर सकते हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में होता क्या है। ऋषि जी, आपने पूरा घटनाक्रम बता दिया कि इधर से सुनील सिंह किनारे,
उधर से अशोक चौधरी किनारे, और दोनों को किनारे करने के पीछे का मकसद क्या है वो हमारे दर्शक भी समझते हैं। जितना नहीं समझ रहे थे उतना ऋषि जी ने समझा दिया। और इस पूरे खेल में तंत्र साधना की भी एंट्री हो रही है, तो तंत्र साधना की एंट्री किस दिशा में जाएगी आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, इतना खुलकर सारी परिस्थितियों पर चर्चा के लिए। नमस्कार।